हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं एंड आज के लेक्चर के अंदर हम आपका जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज फोर्स, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है वो है The movement of couple has a tendency to rotate the body in an anti-clockwise direction. Then the movement of couple is taken as, जब कोई बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो उस टाइम जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए रहेगा। अब हमें डिस्कस करना है ये वाला क्वेश्चन। कहता है मेरे पास एक रोड है ए बी और उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, और अगर आप देख सकते हो कि ए एंड और बी एंड दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ वेट को यहां पे लटकाया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि जो फुलक्रम है वो सेंटर पे ना होके आपका राइट साइड पे है। पहले मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं। यहां पे अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि इफ दिस रोड इज कट एट द सेंटर सी, अगर मैं सेंटर सी से इसको कट कर देता हूं, देन कंपेयर द वेट ऑफ ए सी टू द वेट ऑफ बी सी। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर मेरे पास एक रोड है और वो यूनिफॉर्म वेट का होता तो दोनों एंड पर 100 ग्राम फोर्स देखो ऑलरेडी है। यहां पे देखो, ये भी 100 ग्राम फोर्स है, ये भी आपका 100 ग्राम फोर्स है। और अगर ये यूनिफॉर्म वेट का होता पूरा का पूरा रोड आपका, तो एग्जैक्टली सेंटर पे जाके ये बैलेंस हो जाता, मतलब 40 सेंटीमीटर पे इसने बैलेंस हो जाना था। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें तो ये 40 पे बैलेंस नहीं हो रहा, ये कहां पे बैलेंस हो रहा है? ये आपका 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पोर्शन से राइट वाले आर्म का जो रोड है, इस रोड का जो वेट है ऑटोमेटिकली वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द रोड एसी। मतलब वेट ऑफ बीसी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ पोर्शन AC। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा शिफ्ट होती है उस तरफ को या उस डायरेक्शन को जहां पर वेट ज्यादा होता है। तो BC वाला जो पोर्शन है उसका वेट आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AC, एंड रीजन ये है बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स दैट पोर्शन वेयर वेट इज मोर इन कंपैरिजन टू द अदर पोर्शन। तो बस यही इसका रीजन है और यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो कहता है द डायग्राम बिलो शोज अ फोर्स F इज इक्वल टू 40 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ रोड ए बी पिवटेड एट पॉइंट ए इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। और कहता है P एंड S हैव ऑपोजिट मोमेंट्स, P एंड S। ये मेरा P है और ये मेरा S हो गया। नहीं, ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है और ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो नहीं, ऑपोजिट मूवमेंट्स नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन आर, आर में मैक्सिमम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। मानता हूं कि इन चारों के अंदर जो फोर्सेस है वो बी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए फोर्स का लेंथ से परपेंडिकुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर होगा तभी मैक्सिमम टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है। तो आर तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि पी और क्यू जो है, इन दोनों में जो टॉर्क होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि P वाले में भी फोर्स परपेंडिकुलर है और Q वाले में भी फोर्स परपेंडिकुलर है। C पार्ट में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि P एंड Q में दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में सेम है, इसलिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क मैं कैलकुलेट करूंगा P में या Q में वो एग्जैक्टली सेम होगा। फर्क होगा सिर्फ डायरेक्शन का। अगर मैं P की बात करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और Q की बात करूं तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है। लेकिन यहां पे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, साइन कन्वेंशन के बारे में बातें नहीं करनी। इसी वजह से
इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमें सेम मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। चलिए डी भी पढ़ी लेते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इन आर इज नेगेटिव। आर इज नेगेटिव नहीं, देखिए अगर आप इस ध्यान से इस चीज को देखें तो ये इसको एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देने वाला है, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसकी वजह से ये वाला भी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चलिए आगे वाले में देखते हैं। कहते हैं इन द डायग्राम बिलो 4 कोन्स आर डिपिक्टेड, दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सही है। ईच विद ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिकेटेड बाय द डॉट लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4। आप एक चीज नोट कर रहे हो, ये जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं ये वर्टेक्स से दी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखो, वर्टेक्स से ऊपर से दी गई हैं, बेस से नहीं दी गई, ऊपर से दी गई हैं आपको, ठीक है। कहता है कहता है कि विच ऑफ दीज कोन्स इज कंप्लीटली सॉलिड। ओके, सो जब हमारे पास एक सॉलिड कोन हमारे पास होता है, क्या होता है, सॉलिड कोन जब हमारे पास होता है, उस केस में जैसे कि अगर ये मेरा कोन है तो उस कोन की जो हाइट होती है फ्रॉम द बेस वो होती है h/4। कितनी होती है, h/4। तो वर्टेक्स से कितना हो जाता है, वर्टेक्स से होता है h माइनस h/4, मतलब 3h/4। अगर यहां पे h हमें 12 सेंटीमीटर का दिया है तो 3/4 इंटू 12 करूंगा तो ये कट के आ जाएगा यहाँ पे 3 3 = 9। तो मतलब ये है कि हमारा ये जो 9 सेंटीमीटर वाला है ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सॉलिड कौन है ना, इस वजह से वर्टेक्स से जो उसका लेंथ होगा वो 3h/4 होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो 9 ही रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये वाला। ओके, सो अब हम बात करेंगे अ मेटल बॉल, जैसे आप यहां पे देख ही पा रहे हो, इज वर्ल्ड इनसाइड अ रिंग प्लेस्ड ऑन अ टेबल एज शोन इन द डायग्राम P. द डायग्राम Q shows the motion of the ball after the ring is lifted. ओके, देखिए आप जानते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो बॉल है ना, इस रिंग की हेल्प से ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन जब हमने रिंग को उठाया तो वो एक्चुअली में ये राइट साइड को चला गया। कहां चला गया, राइट साइड को चला गया। अब इन चारों में से मुझे वो पर्टिकुलर पोजीशन डिपिक्ट करनी है, मतलब मुझे ढूंढना है जहां पे अगर रिंग को उठाऊंगा तो वो ऐसे राइट साइड को जाना चाहिए। अब प्लीज बात को समझना, अगर मैं इस पोर्शन में रिंग को उठा लूंगा तो जा तो ये कैसे रहा था, क्लॉकवाइज ना, तो ये इधर की तरफ भागेगा, जो कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं बी की बात करूंगा तो अगर मैं ऑब्वियस है क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एकदम से रिंग को उठा लूंगा तो ये उधर की तरफ चला जाएगा। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मैं उठा लूंगा रिंग को तो ये इधर की तरफ जाएगा, जो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। और अगर मैं ऐसे करते 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 इसको उठा लूंगा तो ये इधर की तरफ आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इनमें से जो सी वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे इस क्यू वाले के साथ, इसलिए यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये बात समझ लेना। ओके, उसके बाद कहता है कि अनु एंड एमी, ओके, सो परचेज्ड आइसक्रीम इन द प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स, अच्छा, इन प्लास्टिक बॉल एंड कोन्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड ड्यूरिंग देयर outing at the science fair, after consuming their ice creams, Anu stated that regardless of whether they are filled with ice cream or empty, the center of gravity of the objects would remain unchanged. Do you agree with Anu and why? Okay, कहते हैं कि मेरे पास दो तरह के बॉल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्वियस है, एक प्रॉपर प्लास्टिक बॉल है और एक प्लास्टिक का कोन है। ये मान लीजिए मेरे पास प्लास्टिक का बॉल है और एक प्लास्टिक का कोन है। आपको पता है कि होलो सफियर का और सॉलिड सफियर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है। मतलब ये कि अगर मैं इसको पूरी तरह आइसक्रीम से भर दूं या पूरी तरह इसको एम्प्टी कर दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है, कभी भी चेंज नहीं आता है। लेकिन कोन के केस में बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर ये मेरा आइसक्रीम से मान लो भरा हुआ है, अगर ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है तब ये सॉलिड कोन की तरह बिहेव करेगा।
उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से सिर्फ और सिर्फ h/4 हाइट पे होता है, मतलब h/4 के डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल खाली कर दूं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होके थोड़ा और वर्टेक्स की तरफ चले जाता है। अब बेस से जो इसकी हाइट होगी वो h/3 हो जाएगी। अगर अनु ने ये स्टेटमेंट दी है कि वेदर हम उसको आइसिम से भरें या नहीं भरे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कभी कोई चेंज नहीं आता, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर एक बात और करता हूं मैं, हाँ, वाई मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे ही दिया है। क्योंकि अगर मैं सफियर की बात करूं तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगर कोन की बात करूं तो ऑब्वियस है पोजीशन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ये बात मुझे आपको समझानी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन। कहते द पिक्चर बिलो शोज अ बॉय climbing a rope, a ladder hanging from the branch of tree. The boy is in the picture finds it difficult to climb the ladder as it turns about the axis. Okay, where he is holding. The instructor tells the boy to stretch the body with the hand stretched up and make the body parallel to the ladder and climb. सो क्या कहता है विच फोर्स कॉजेज द लैडर टू टर्न। सिंपल सी बात है, वो है इसका खुद का वेट। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं इस पॉइंट को अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह इसको समझूं तो जो वेट है मेरे बॉडी का वो ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। और उस वेट का यहां से अगर आप देखेंगे तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी वजह से, इस वेट की वजह से इस लैडर के ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रही है। और वो उसी वजह से क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा जो लैडर है ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा हो गया, इसलिए उसका ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ये अपने आप को बिल्कुल ऐसे बेंड करने के बजाय अपने आप को बिल्कुल सीधा कर ले, फॉर एग्जांपल अगर ये एक लैडर है और पर्सन अपने आप को एग्जैक्टली ऐसे सीधा कर ले, उस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल हो जाएगा। और क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निग्लिजिबल हो गया तो टॉर्क की वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी आपका ये जो लैडर है ये टर्न ही नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है, अपनी एक्सेस पे, एंड उसके लिए क्लाइंब करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो पूरी कहानी इस बात पे बैठी हुई है कि पहली बात तो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, वैसे वेट ऑफ द बॉडी वो एक्ट कर रही है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसमें। दूसरी बात ये कि पैरेलल होने से ऐसा इजियर क्यों हो जाएगा, बिकॉज उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने की वजह से टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से इसका क्लाइंब करना उतना ही आसान हो जाएगा। सो आई होप आपको बेटा ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास सौम्या टुक टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट। ओके, हम इसको साथ साथ यहां पे ड्रॉ भी कर लेते हैं कि मेरे पास यहां पे दो कोन लिए हैं, राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन होते हैं जो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो आपका ऐसे। ओके, सो सेम हाइट है दोनों की, एक कोन ये ले लेता हूं और एक दूसरा कोन जो है मैं मान लेते ये ले लेता हूं। तो ये मेरे पास दो कोन हो गए हैं, हाइट दोनों की सेम है। वन ऑफ द टू कोन्स इज सॉलिड एंड व्हाइल द अदर इज होलो। ठीक है, बाय मेजरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोन एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सिमेट्री बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला he found the positional center of gravity of the two cones and he found that the difference is about 1.5 centimeter. वाह, देखिए अगर मान लीजिए मैं कहूं ये होलो है, सपोज, प्लीज समझना इस बात को। तो होलो का मान लीजिए यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जो सॉलिड होता है थोड़ा सा वो नीचे की तरफ होता है। मतलब ये कि इसकी हाइट यहां से होती है h/4 और इसकी जो हाइट होती है वो होती है h/3। और उसने ये जाना कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर का है। हाइट
कैलकुलेट करने को बोल रहा है, जो साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस करना है। मतलब अगर मैं आपका h बाय, मैंने एक गलती जरूर करी है, बिल्कुल करी है, मैं साथ के साथ इसको ठीक कर देता हूं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर मेरे पास होलो हो तो वो h/3 होता है, और अगर सॉलिड हो, दिस वन इज सॉलिड, दिस वन इज सॉलिड, तो h/4 होता है। यस, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके ओके नाउ, सो इसका मतलब है h/3 माइनस h/4 मेरा 1.5 यहां पे मैं लूंगा। एलसीएम मैं यहां पे 12 ले लेता हूं, ये आ जाएगा 4h माइनस 3h इज इक्वल टू 1.5 मेरे पास यहां पे आ जाएगा। h/12 इज इक्वल टू 1.5 है, और h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 12 लिया जाएगा, जिसका आंसर 18 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से आपने इस जो न्यूमेरिकल का आंसर देना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए होलो स्फीयर filled half with the mercury and half with the oil be identical to what of an empty hollow sphere। ध्यान से देखना, इस बात को समझना कि अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है और ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी केस में एग्जैक्टली सेंटर में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर है और जितना पोर्शन नीचे है उसमें मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सॉलिड में भी यही होता है। लेकिन अगर आप इसको भर दोगे मरकुरी से, मान लो ये किससे भर दिया आपने, मरकुरी से भर दिया, ठीक है, मरकुरी से भर दिया, और ऊपर वाला भर दिया ऑयल से, ऑयल हल्का होता है ना, तो ये किससे भर दिया आपने, ऑयल से भर दिया। सो खुद सोच के देखो, आपको अपने आप दिख ही जाएगा, मेरे इतना बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा शिफ्ट होती है उस तरफ जहां पर मास ज्यादा होता है, जहां पे वेट ज्यादा होता है। आपको पता है कि मरकरी बहुत भारी है एज कंपेयर टू ऑयल। 100% है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर कहीं पे जाकर ये शिफ्ट हो जाएगी। सो विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होलो स्फीयर आइडेंटिकल, नहीं, आंसर है नो ऑफ कोर्स, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी। एंड द रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ अनइक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन। मरकरी का मास ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड दैट पोर्शन जहां पे मरकरी होगा। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, इन द डायग्राम इज द वर्कर अटेम्प्टिंग टू राइज और लोअर द लोड। अच्छा, ओके, एक काम करके हम इस चीज को पता कर सकते हैं। जैसे विद द नेसेसरी कैलकुलेशन भी आपको बताना है। एक काम करते हैं, दोनों का ना टॉर्क पहले पता करके देखते हैं। जब टॉर्क पता करेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करना, ये क्या करना क्या चाहता है। ये जो है लोड है और ये आपका एफर्ट है। एक्चुअली में देखो लिखा हुआ है लोड और एफर्ट। देखिए एक काम करते हैं, टॉर्क पता करते हैं लोड का पहले। तो लोड की वजह से कितना टॉर्क है, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स में 400 kgf है, तो kgf को तो पहले हम अपना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे उन्होंने नहीं दिया हुआ तो 9.8 करना चाहिए, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में आंसर फाइंड करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि हमें बताइए कौन क्या कर रहा है। तो इन कंपैरिजन वाइज तो आप 10 ले सकते हो। तो 4000 इंटू 10 कर दिया और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया मैंने 25 कर दिया, है ना। ये 100 होता है, ऐसे 100 आ जाएगा, और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कुछ मिला के इस तरह से आपका न्यूटन मीटर टॉर्क बन गया। और वही अगर मैं एफर्ट का पता करूंगा तो उसमें टॉर्क अगर निकाला जाएगा तो हमारे पास आएगा 20,000। पहले तो लीजिए 20,000 का। अच्छा, इसमें पता है कहाँ गलती हो सकती है, बच्चा केजीएफ को अगर न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करता वहां गलती हो सकती है। अदरवाइज आई थिंक इतना कोई मुश्किल है नहीं है क्वेश्चन। इंटू 10 कर दूंगा तो आपके पास 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा 0। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ 10 है, यहाँ 2। ऑब्वियस है बेटा कि टॉर्क ड्यू टू जो लोड है वो ज्यादा है टॉर्क ड्यू टू एफर्ट के। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो उसको लोअर कर रहा है।
मतलब ये बॉडी कहाँ जाएगी, ये बॉडी ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, तो ये लोअर आएगा, इसका आंसर सही लोअर होगा। क्यों होगा उसका आंसर दे दिया मैंने, क्योंकि जो टॉर्क है लोड का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टॉर्क ड्यू टू एफर्ट, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, मतलब ये बॉडी नीचे ही जाएगी और वो बॉडी आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। सो दैट्स द रीजन, ये रीजन है इस चीज का। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि इन अ गोल्ड एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, there is a strong electrostatic force between the positively charged nucleus and the negatively charged electron. Though the positively charge possessed by the nucleus is much higher than that of the negative charge of the electron, there is no displacement of the electron in the direction of force. So name the force responsible for the movement of electron around the nucleus in its own orbit. देखिए सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो इसका सही आंसर है वो तो यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट कर रही है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में, वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रहा है। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है और सेंट्रीपिटल एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, अगर किसी वजह से ये आपका प्रेजेंट नहीं है, किसी वजह से अगर नहीं है एक्ट करेगा, तो ये एकदम से टेंजेंशियली चला जाएगा। सो इट विल मूव टेंजेंशियली, सिंपल सी बात है, इजी है, आराम से किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर एक न्यूमेरिकल ही है। कहता है अ मेटल रोड इज हाफ मेड ऑफ कॉपर एंड हाफ मेड ऑफ आयरन। चलिए पहले हम यही काम कर लेते हैं, हाफ मेड ऑफ कॉपर हाफ मेड ऑफ आयरन। तो 0 से लेके ये मेरा 100 सेंटीमीटर आ चुका है, बैलेंस बाद में देखेंगे, पहले हम ये जानते हैं कि ये रहा 50 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है वो कॉपर से बना हुआ है और ये वाला जो है वो आयरन से बना हुआ है। ठीक है, एक होगा कॉपर, एक होगा हमारे पास आयरन। इफ द मास ऑफ द कॉपर पार्ट इज 900 ग्राम एंड मास ऑफ आयरन is 800 ग्राम, then calculate the position at which the rod can remain in equilibrium। देखिए कॉपर का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ आयरन, है ना, दिया हुआ है। ओके ठीक है, सबसे पहले ना आपको एक बात को समझना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 से 50 सेंटीमीटर में कॉपर भरा हुआ है, तो कॉपर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर होगा? कॉपर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली उसके सेंटर में होगा, कहां पे? 25 सेंटीमीटर मार्क में। 50 से 100 तक आयरन है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगी? एग्जैक्टली यहां पे 75 सेंटीमीटर पे होगी। मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो हमारा लेंथ में लूंगा वो 50 सेंटीमीटर का मैं लेंथ लूंगा। पहले तो आप बात को समझें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अब यहां पे इरेज करूं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो क्या हो रहा है। तो ये कितना है इन दोनों के बीच में? 50 सेंटीमीटर है इन दोनों के बीच में। अब क्योंकि कॉपर आपका भारी है, कॉपर भारी होने का मतलब है कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस तरफ जाती है जहां पर भार ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मास ज्यादा होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका जो लेंथ है अगर मैं x ले रहा हूं तो ये मैं लूंगा 50 माइनस x, पहली बात तो खत्म। और जो मेरे पूरे ब्लॉक का वेट है वो उसके सेंटर पे एक्ट करता है, तो कॉपर का मास कितना है? 900 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि 900 ग्राम फोर्स वो वेट है जो कॉपर का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आयरन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि 75 सेंटीमीटर मार्क पे है तो 800 ग्राम फोर्स जो है वो यहां पर एक्ट करेगा। सो सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होता है, मतलब 900 ग्राम फोर्स इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 800 ग्राम फोर्स इंटू, देखो सेंटर ग्रेविटी ये है ना, 50 माइनस एक्स आपका यहां पे लिया जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपने यहां पे करना है।
इसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्वियस इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हमें। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ले जाते हैं इधर। तो ये हो गया बेटा आपका 900, मतलब 900 ग्राम फोर्स डिवाइड बाय 800 ग्राम फोर्स। यहाँ पे x है, यहाँ पे आएगा 50 माइनस x आपके पास। कट गया, यहाँ पे कुछ ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम अपना, 9 को 8 से हम अपना यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक डिवाइड करके थोड़ा जल्दी शायद हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं 8 से करता हूँ, 8 1 8 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 डॉट, फिर 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, देन 20 एंड 1.1 है ना ये आपका, तो आई थिंक 9 दूनी 16 होंगे, तो 1.12 आ जाएगा। तो लगभग ये 1.12 और आई थिंक 5 भी आ जाएगा, हाँ टू 5 ये आ जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, ये जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। सॉरी, इट इज मल्टीप्लाइड, नोट माइनस, इट इज मल्टीप्लाइड, ये आया है। अब ये जाएगा इधर की तरफ। यार ये तो फिर उल्टा कैलकुलेशन लंबी कर गया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इजी करते हैं। मल्टीप्लाई था ना ये, देखिए एक काम करता हूं, ये कट गया आपका, तो 9/8x आपके पास यहाँ पे आ गया, इट इज 50 माइनस x है, ये इधर जाएगा। तो दैट विल बी 9/8 ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 50 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया, सॉल्व करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, है ना। 9 और 8 17 हो गया, 17x इज इक्वल टू 50 हो गया। x विल बी 50 इंटू 8 ओवर 70। तो फाइनली आपको ये वाला पोर्शन करना था। एक काम करता हूं, मैं इसको जल्दी से यहां पे कैलकुलेटर में कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, 50 इंटू 8 देन डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो 23.5 जो है वो मेरा आंसर यहां पे बन जाता है। तो मेरे पास आएगा यहां पे 23.5 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, तो 23.5 सेंटीमीटर जी, ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसका यहां पे आंसर दे सकते थे। आई होप ये अच्छी तरह बेटा समझ में आ गया होगा, कैसे करना था, क्या करना था आपने, ये डन। तो अब हम अगला यहां, अच्छा एक पार्ट आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि ये 25 तो ऑलरेडी है ही है, 25 और 23.5 हो जाएगा 43.5, मतलब कॉपर के इस एंड से इसका जो लेंथ है वो 43.5 भी आप कह सकते हो, क्योंकि कॉपर के एक एंड से 43.5 भी आपका होगा, ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं आप। देखिए अब हमें बात करनी है इस क्वेश्चन की। कहता है कि द बंदिश एंड प्राग ऑन ए ट्रैक एट संगापू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, संदकपू है, संदकपू। ओके, सो होल्टेड एट अ टी हाउस इन टम्बलिंग। द picture above shows the entrance door of the tea house. They saw the tumbler filled with water hanging from the top ridge support. यहाँ की बात हो रही है। Passing through the door, on inquiring about the tumbler, ठीक है, the owner of the tea house, he said that it acts as a pull back, okay, door closer after closing or releasing the door. Okay, ठीक है, समझ गया। तो एक्सप्लेन हाउ द टम्बलर हेल्प्स। ओके, मैं आपको ना ये जो फ्रंट दिखाया हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा साइड में दिखाता हूँ। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक टम्बलर जो है वो साथ में ऐसे इसके साथ बांध के रखा हुआ है ना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर में करता हूँ तो शायद आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक टम्बलर है और यहाँ पर ऐसे हैंग करके रखा हुआ है। तो एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है कि जिस टाइम ना आप इस गेट को खोलोगे, जैसे आपने इस गेट को खोला, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इस गेट को सपोज करो आपने खोला, तो खोलने की वजह से क्या होगा कि ये जो टम्बलर है, ये जो टम्बलर है ना, ये भी इस गेट के साथ थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा। प्लीज बात को समझें, ये टम्बलर क्या होगा, इस गेट के साथ थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा।
जिसकी वजह से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो जनरेट होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरेट होने की वजह से ये एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और उस टॉर्क की वजह से जो गेट है वो दोबारा आपका बंद हो जाएगा। तो जैसे आपने गेट को खोला, ये टम्बलर जो है वो अपने अपने पोजीशन से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उसको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला, और उसके बाद वो दोबारा अपना टॉर्क प्रोड्यूस करके इसको बंद कर देता है। सो दैट इज हाउ टम्बलर जो है वो हेल्प कर रहा है डोर को बार बार क्लोज होने के लिए। सो नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सिंपल, सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर देना था। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो बातें हैं ये अच्छी तरह समझ में आ रही हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें जो है, बट यही छोटी छोटी बातें जो हैं जो आपको मार्क्स देके जाएंगी, तो इसलिए इसको ध्यान से समझें। कहता है कि नाउ so Pavel took an earthen pot which are filled with water to its brim, brim होता है ऊपर तक, यहाँ तक भरा हुआ है। The earthen pot was conical in shape and kept with its vertex in the downward direction, vertex नीचे वाला पॉइंट होता है। कहता है if the vertical height of the earthen pot is 12 centimeter, so where does the center of gravity lie? अगर पूरी तरह इसको पानी से भर दोगे अगर आप, तो आपको पता है भरने की वजह से आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से सिर्फ और सिर्फ h/4 हाइट पे होता है। तो अगर आपने इसका आंसर देना तो मैं यहाँ पे h/4 इंटू 12 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, h/12, एक मिनट रुक जाइए, h/4 होता है ना, इसलिए 12/4 करूंगा, आंसर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, या तो ये बोलोगे या तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ये बोलोगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, पवेल पोर्ड आउट ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉट एंड हाउ विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द ओपन एंड और टुवर्ड द एपेक्स। तो ऑब्वियस है कि खाली होने की वजह से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां थी, तो अब शिफ्ट होके ये टुवर्ड्स द एपेक्स हो जाएगी आपकी, ये टुवर्ड्स द एपेक्स जो है वो मूव करेगी आपकी। So Pavel wants to grow a plant in the given pot, so he filled it completely again with the same soil. What will be the new position of the center of gravity? Answer is same position. आंसर आएगा इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन, क्योंकि अब वो पूरी तरह भर चुका है, तो एक सॉलिड कॉन की तरह क्योंकि वो काम कर रहा है, क्योंकि सॉलिड कॉन की तरह काम करेगा, तो दोबारा ये कहां चला जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, दोबारा वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी चली जाएगी। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने इसका आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट मजे की बात ये है कि यही हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा पार्ट ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए क्या कहता है, अ रोलर विद अ डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर इज रेज्ड ओवर अ पेमेंट ए बी, इसके ऊपर हमें रेज करना है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ F1 एंड F2 शोन इन द फिगर। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस 20 न्यूटन, मतलब ये भी आपका 20 न्यूटन है, ये भी आपका 20 न्यूटन है। देन कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। ओके, सबसे पहले आप बात को समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये जो पूरा का पूरा आपके पास रोलर है, अगर ये रोलर एक इस पेवमेंट पे चढ़ाना चाहते हो, ए बी के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा रोलर जो है ये आपका इस ए पॉइंट को एज ए पिविट बनाते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। बात को समझे, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे होगी, तो मतलब ऐसे। तो एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है कि हमारा जो कईयों को लगता है ये जो ओ पॉइंट है ये एक पिवट पॉइंट है, बट ये गलत है। पिवट पॉइंट हम उसको कहते हैं जो मूव नहीं करता, जो स्टेशनरी होता है। बट अगर इस पूरे रोलर को इस पेमेंट पे चढ़ाऊंगा तो ओ पॉइंट तो आपका मूव करेगा ना, इसी वजह से ये हमारा जो ए पॉइंट है वही हमारा पिवट पॉइंट है। अब क्योंकि मुझे क्लियर हो चुका है कि मेरा पिवट पॉइंट कौन सा है, तो इसलिए अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पिवट पॉइंट तक का ही लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको नीचे कर देता हूं। हम बात कर रहे हैं बेटा टॉर्क ड्यू टू, कंपेयर करने को बोला ना, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिए, ये F1 है, ये मेरा लाइन ऑफ फोर्स हो गई, और ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेना है। डायमीटर है 0.2 मीटर का, ठीक है, 0.2 मीटर का डायमीटर है। तो यहां पे लूंगा मैं 20 इंटू 0.2, और मेरा जो आंसर है वो 4 मुझे यहां पे मिल जाएगा। सो 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज मेरे पास यहां पे आंसर आ जाएगा। और उसी तरह अगर मैं F2 की बात करता हूं,
तो देखिए ये मेरा F2 है, ये मेरा लाइन ऑफ फोर्स है और ये मेरा A पॉइंट है। लाइन ऑफ फोर्स और A के बीच में अब जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 0.1 मीटर का लूंगा क्योंकि ये सिर्फ रेडियस है, दैट इज द रीजन वाई। एंड अब अगर मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 निकाल रहा हूं तो आ जाएगा 20 इंटू 0.1, तो मतलब 2 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अगर मैं टॉर्क ड्यू टू F1 डिवाइड बाय टॉर्क ड्यू टू F2 निकाल रहा हूं तो ये 4 डिवाइड बाय 2 आंसर आ जाएगा 2:1 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे करना है आपने। एंड दैट्स इट। इसके साथ हमारे फोर्थ चैप्टर पे आए हुए जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो कमेंट बॉक्स में तरीके से लिख देना प्लीज कि सर हमें और ऐसी वीडियोस चाहिए, तो मैं जरूर डेफिनेटली आप लोगों के लिए बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, जितने लाइक आप करेंगे तो मुझे उसमें पता लगता है कि आपको सच में भी वीडियो पसंद आई है, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे बना सकूं। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।